औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक बार फिर मुआहदा जो है वो तय पा गया है। इंतहाई बरादराना ताल्लुकात जो थे वो अब उनको एक मुआहदे की शक्ल दे दी गई है। 1951 के बाद अब ये दूसरा मुआहदा है जो सन 2025 में अमल में लाया गया है, जिसमें वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की जानिब से जो है वो मुआहदे पर दस्तखत भी किए गए हैं। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जनाब किसी एक पर हमला, दोनों ममालिक पर जो है वो हमला तस्वुर किया जाएगा। इस पर कुछ ममालिक की जानिब से जो है वो राय मुख्तलिफ आई है, जिसमें हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी शामिल है। उसकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि आलमी अमन व इस्तेहकाम पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसका जायज़ा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब, तुर्किया, कतर और दीगर जो खलीजी रियासतें हैं, उनके कतर पर इसराइली हमले के बाद जो मामलात इसराइल और अमेरिका के साथ चल रहे हैं, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ तज्जियाकारों की राय में यह मुआहदा मजीद जो है वो एक्सपेंड हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मजीद रियासतें इसमें शामिल हो सकती हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त एक्सपर्टीज मौजूद हैं, हमारे पास असलहा भी अगर चाइना का हो तब भी हम सूरत हाल को वाज़े तौर पर अपने हक में करवाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर अब अमरीका इस मुआहदे को किस तरह से देखेगा, और जो ममालिक ऐसे हैं जो कि सही मानों में अब पाकिस्तान का नाम लेकर वाज़े तौर पर जो है वो धमकियां लगा रहे थे, उनकी जानिब से भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उसके तनाजुर में, और जो इज़्ज़त व एहतराम अब पाकिस्तान को दुनिया भर में मिल रहा है, उसके तनाजुर में जो चीज़ें सामने आई हैं उसको भी देखना वाज़े तौर पर ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल साजिद तय्यब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। इसके अलावा साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जमील खान साहब। आप दोनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। जमील अहमद खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगा। सर, आलमी इस्तेहकाम के ऊपर असरात की बात की जा रही है भारत की तरफ से, क्या असरात आपकी नज़र में मुरतब हो सकते हैं आगे आने वाले वक्तों में? ये भारत ज़ाहिर है इस पे ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं हो सकता। भारत को पता है कि इस मुआहदा का, जिस तरह आपने जिक्र कर रहे हैं, आपने अपने इंट्रो में बताया आपने नाजरीन को कि किसी एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसका मतलब ये हो कि इंडिया कभी अपनी वो एडवेंचर करने की कोशिश करे जो उसने 7 मई को किया था और जिसको उसको दंदान शिकन जवाब मिला था, तो वो कहीं दोबारा भी अगर करने की कोशिश करे तो उसमें अब सऊदी अरब भी बीच में लाजमन उसको आना पड़ेगा। और ज़ाहिर है मुआहदे की ये शक है, मुआहदे का मकसद यही है, और ये मुआहदा इंटरनेशनल कानून के एन मुताबिक है, बायलैटरल मुआहदा है, और बायलैटरल मुआहदा का डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रेशन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, आर्टिकल के 102 के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में उसको जमा कराया जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसको एक बिल्कुल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की ताकत इसको हासिल है। इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, ज़ाहिर है इंडिया को पता है कि अब उसके लिए बहुत दुश्वार हो जाएगा ये सोचना भी। वैसे हम ही काफ़ी थे उसके लिए, लेकिन क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा स्टेक है गल्फ कंट्रीज में और ख़ासतौर पे सऊदी अरब में, जहाँ कोई 35 लाख के करीब अफराती क़ुव्वत वहाँ सऊदी अरब में मौजूद है उनकी, तो उनको 10 दफ़ा नहीं बल्कि 50 दफ़ा सोचना पड़ेगा अगर कोई ऐसी बात उन्होंने या ऐसी कोई हरकत की। अब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया की 2 मजबूत तरीन क़ुव्वतें, एक मईशत के लिहाज से मजबूत तरीन इस खित्ते में, और दूसरी अस्करी लिहाज से मजबूत तरीन मुल्क, दोनों का संगम हो गया है, दोनों का मिलाप हो गया है इस मुआहदे के तहत। इस वक्त अगर आप मुआहदों पर तायराना नजर डालें, खास तौर पर डिफेंस पैक्ट के हवाले से, जिसको 2 लफ्जों में कहा जाए तो डिफेंस पैक्ट कह सकते हैं, वैसे तो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का ये इसका टाइटल है, लेकिन असल तो है ही वही 2 लफ्ज में अगर बयान किया जाए डिफेंस पैक्ट, और वो ऑल स्पेक्ट्रम डिफेंस पैक्ट है ये। तो डिफेंस पैक्ट ज़्यादातर भी ऑल स्पेक्ट्रम होते हैं। जब ये अल्फाज इस्तेमाल कर लिया जाए कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला समझा जाएगा, तो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के इस खित्ते में हैं चंद ममालिक के साथ ऐसे मुआहदे, जिसका कि फिलीपीन के साथ है, अमेरिका का मुआहदा ऑस्ट्रेलिया का है, और उसके अलावा स्पेन का भी है अगर उस दूसरी तरफ देखा जाए, और जापान के साथ भी है। और अब पाकिस्तान ने उसी नौयत का किया है। आप अपने इंट्रो में या गालिबन उससे पहले आप बात कर रहे थे ऑफ द एयर कि अब दूसरे ममालिक ओआईसी के अपने चार्टर के पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है, ये छतरी जो अब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर खोली है, इस छतरी के साए तले
काफ़ी सारे ममालिक आना शुरू कर देंगे और आना उनकी अपने मफाद में है, क्योंकि इज़राइल जहाँ तक ताल्लुक है, सबसे बड़ा ख़तरा तो इज़राइल से हो गया, क्योंकि इज़राइल किसी मुल्क की सॉवरेनिटी और इंटरनेशनल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पामाल करने में तो 1 मिनट नहीं लगाता था। आप देखें कि जिस तरह कतर के साथ किया, कतर का ना लेना 1 ना 2 ना 2, बल्कि मदद कर रहा था, अमेरिका के कहने पर बिल्कुल। वो नेगोशिएट कर रहा था, और उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 उसके जुज़ 4 के तहत किया, और फिर कतर का ये हक बनता था कि उसका जवाब दे 51 आर्टिकल के तहत चार्टर के अक़वाम मुत्तहिदा के, जिस तरह हमने जवाब दिया इंडिया को। सही। तो वो कतर में क्योंकि वो हैसियत, वो ताकत नहीं थी। सऊदी अरब को भी पता है कि उसका एक टुकड़ा आता है उस नक्शे में जो कि नेतन्याहू ने दिखलाया था ग्रेटर इज़राइल का, जी तो जी। सऊदी अरब को इल्म है। गो कि अमेरिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और गारंटर पूरे गल्फ कंट्रीज का, और खासतौर पे सऊदी अरब का। सही। लेकिन सऊदी अरब का ये सॉवरन हक है, सऊदी अरब का हमसे पहले भी डिफेंस कोऑपरेशन रहा है। अब उसने उसको और ज्यादा अनमोल बना लिया, मजबूत बना लिया, मरबूत बना लिया। दोनों मुल्क के अवाम, खासतौर पे सऊदी अरब में तो एक तराना फौरी तौर पर चंद घंटों में वहां अरबी में बजना शुरू हो गया पूरे मुल्क में, सही। जिसमें पाकिस्तान की पजीराई की गई। तो ये बहुत बड़ा मोड़ है। ठीक है। इससे जो हमारी मईशत है आगे जाके उसमें मरबूती आना शुरू हो जाएगी। चाइना तो हमारा पहले से दोस्त है, चाइना तो इस मामले में और ज्यादा मुतमईन हो जाएगा, क्योंकि चाइना के हथियार और औजार को बिल्कुल, मैं जिस इसकी सलाहियत तरफ के साथ। आऊंगा। डॉक्टर साहब, साजिद हबीब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, दिफाई मामला जो है वो किस हद तक मजबूती की तरफ आएंगे और आलमी अमन और इस्तेहकाम के ऊपर जो है वो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? दूसरी बात सर, खलीजी जो रियासतें हैं, क्या वो एक्सपेंडिचर की तरफ इसमें तमाम तर सूरत हाल में जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया। चूंकि ताल्लुक एयरफोर्स से रहा है तो थोड़ा सा पेरोखील होने दीजिए मुझे कि राफेल गिराने से कहानी शुरू हुई है। अल्लाह ताला ने जो करम किया हमारे ऊपर और हमारी एयरफोर्स ने, हमारी फौज ने, हमने एज ए नेशन जो रिस्पांस दिया, आई थिंक ये उसकी वजह से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ है। सही। आप देखिए कि उसके बाद से जहां पे भी कोई आप शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात करें, वहां पे कैसा जो है पाकिस्तान को वेलकम मिला, पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग आउट, हमारा जो डेलीगेशन वहां पे था। तो कमिंग बैक टू, अगर गल्फ की तरफ आए, इस तरफ आए, तो ये हमारा इनसे ताल्लुक तो रहा है पुराना। 1951 की आपने बात की तो उसमें इकोनॉमिक चीजें और कंडीशन भी उसके अंदर शामिल थी। लेकिन ये जो चेंज है, आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल वो जहाजों के एस्कॉर्ट करने से, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज के जहाज को उनके फाइटर्स ने एस्कॉर्ट करना शुरू किया, इवन दैट वाज अ शॉक फॉर मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद आज जब उसके बाद न्यूज आई कि किस तरह का ये जो हमारा एग्रीमेंट इनके साथ हुआ है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी इम्प्लीकेशन जो हमारे एक बुनियादी मखसूस के नतीजे से शुरू हुई है, उनकी उनका एक स्प्रेड जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर हो रहा है। और मेरे ख्याल इसके में एक और फैक्टर है कि गल्फ में और सऊदीया में जो एक यंगर जनरेशन जो आई है रूलर्स की, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन आई है। मेरे ख्याल में सोचते तो होंगे कि 75 साल में जो अमेरिका ने यूरोप ने इनको असला बेचा है किसी दुश्मन के खिलाफ, तो इनकी लड़ाई जंग तो स्वाय इसराइल के साथ अलावा किसी के साथ हुई नहीं। अगर इराक और ईरान की भी हुई तो एक लोकल अफेयर था, जिसको अगेन इट वाज प्लेड बाय द अमेरिकन इन द वेस्ट फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और उसके बाद कुछ ना निकलना ये, और उससे पहले उनकी लड़ाई करवाना। तो आई थिंक देयर इज ए रियलाइजेशन, और इसमें ट्रिगर जो हुआ है कि अगर ये लोग बैठ के हर जगह अमेरिकी अड्डे पड़े बैठे हुए हैं और वो ईरान के जो ड्रोन हैं उनको गिराते हैं, उनमें से एक गिरता है और सुबह तक या क्या थोड़ी देर के बाद जो है सीज फायर हो जाती है, तो उन्हीं अमेरिकियों के, उन्हीं के बैठे हुए इसराइल ने कैसे कर लिया। और ट्रंप का ये कहना कि व्हेन दे लॉन्च्ड ओनली देन आई केम टू नो, नो दिस इज अनएक्सेप्टेबल। तो आई थिंक ये एक रियलाइजेशन है जो मेरे ख्याल में काफी अरसे से चल रही थी, और जो मई के बाद से इसके ऊपर जोर आना शुरू हुआ, और अब ये पहला स्टेप है। देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में बातें बड़ी धीमे तरीके से की जाती हैं। हमें भी चाहिए कि कम से कम हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है वो इसको कोई हाइप ना दें, इसको वही दो ब्रदर्स का, जैसे रॉयटर को
इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरेबिया के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि ये बड़ी देर से हमारा चल रहा था, 2-3 साल से ये चल रहा था. सो इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट विच इज रीच्ड ओवर आफ्टर नेगोशिएशंस ऑफ सो मेनी इयर्स. तो बट आई आई थिंक जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि इसमें ग्रेजुअल चेंज आएगी, एंड आई एम वेरी होपफुल कि एक टाइम आएगा जब इनको रियलाइज होगा कि अमेरिका इनका खैर खा नहीं है. दे हैव टू यूनाइट, अदरवाइज इसराइल वन बाय वन जैसे उसने किया, और अभी उसने अर्दवान को धमकी दी थी. But I'm very confident, having served in Turkey for 4 years and knowing Erdogan साहब and their military commanders, it will not be that easy. इनके लिए इतना आसान नहीं होगा. लेकिन I think हमारे getting back to May and Operation मार्का हक, उसकी जो implications है वो global है, and I think इंशाल्लाह ताला ये बड़े positive अंदाज में आगे बढ़ेंगी. This cooperation is going to go beyond this, और आई डोंट मतलब उस पर कोई झिझक नहीं है कि हो सकता है 4-5 साल के बाद जो है सऊदीज और एमिरेट्स वाले हैं ये J-35 चाइना से ले रहे हो या J-17 के लेटेस्ट वर्जन से ले रहे हो. समथिंग इज गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज. एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे.